टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी है। एक तरफ जहां कोर्ट में हरिहर मंदिर के दावे को लेकर सुनवाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद जियाउर रहमान बल्क संभल हिंसा मामले में एसआईटी की ओर से मुख्य आरोपी घोषित हुए। तो क्या कुछ चल रहा है संभल में, बताएंगे आपको विस्तार से। सपा सांसद निकले मुख्य आरोपी। एक बार फिर संभल की धरती पर इतिहास अपने आक्रामक अध्याय लिखता दिख रहा है, जहां शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद ने नगर को न केवल अदालतों और अदालतों के बाहर उलझाई हुई दोनों ही दिशाओं से तंग कर रखा है, बल्कि इस पूरे मामले की सांप्रदायिक परतें, डिजिटल ड्रामा और राजनीतिक मेला तांडव का एक नया अध्याय भी बयान करती है। शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि 19 नवंबर 2024 को चंदौसी की सिविल कोर्ट में 8 हिंदू वकीलों ने याचिका दायर करते हुए दावा किया कि शाही जामा मस्जिद मुगल बादशाह बाबर द्वारा सन 1526 में हरिहर मंदिर को उजाड़ कर बनाई गई थी, जिसके बाद उसी शाम सर्वे का निर्देश आ गया और 24 नवंबर की रात हुई मशहूर फैसला कोटी सर्वे में हिंसा फूट पड़ी। उस दिन 1100 लोगों का जत्था पैथराव करते हुए पुलिस पर टूट पड़ा, जिससे 4 से 5 आम नागरिकों की जिंदगी छिन गई और कई पुलिस कर्मियों को गोलियों से चोटें आई। ऑटो और लोकल बसों को आग के हवाले कर दिया गया और उसी शाम इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई, स्कूलों को बंद कर दिया गया। एक छोटे शहर ने अचानक सामूहिक तनाव और विद्रोह की आग में जलने की नौबत देखी। उच्चतम न्यायालय ने 29 नवंबर को संज्ञान लेकर सर्वे कार्य को स्थगित किया, खास तौर पर जब मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सीमा और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की धारा विधिक विमर्श में आई और कहा कि दोनों समुदाय की सुरक्षा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्राथमिकता दी जाए। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुलाई 2025 में ट्रायल कोर्ट के सर्वे आदेश को बरकरार रखते हुए तय किया कि मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका को खारिज किया जाए और यहाँ की ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की परिधि में नहीं आता। इस झंझट के बीच 5 महीने बाद मार्च 2025 एसआईटी की जांच ने नए सुर लगाए। सांसद जियाउर रहमान बल्क, मस्जिद अध्यक्ष जफर अली और 22 अन्य को मुख्य आरोपी घोषित करते हुए करीब 1100 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई, जिसमें साफ साफ कहा गया कि ये कोई व्यवहारिक टकराव नहीं बल्कि मास्टरमाइंड नियोजित जाल था। हथियारों के प्रयोग से लैस भीड़ के समर्थन में उनकी सक्रिय भूमिका हुई। विशेष रूप से जांच में सामने आए मोबाइल कॉल डेटा, लोकेशन ट्रैक, व्हाट्सएप समूहों की गतिविधियां और डिजिटल फॉरेंसिक सबूत ये संकेत देते हैं कि बर्क की सूचना 100 से अधिक समूहों से मिली थी। एसआईटी ने 3 बीच रात की बातचीत का हवाला दिया, जिसमें बर्क की कॉल और जफर अली की बातों में समझौता न होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन सांसद नकली इंसान होने का दावा कर टरक गया। एसआईटी के अनुसार 23 नवंबर की रात 3 बार बर्क और जफर अली के बीच बातचीत हुई। ये सर्वे से ठीक पहले हुई थी, जबकि बर्क अदालत में बार बार कह रहे थे कि वो विदेश में थे। ये दावा जांच में झूठा साबित हो गया, क्योंकि लोकेशन डेटा और कॉल चार्जशीट साबित है कि वो स्थानीय स्तर पर सक्रिय थे। बर्क ने 4 अप्रैल और मार्च में बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और गिरफ्तारी स्थगन जानकारी के अभाव विदेशी यात्रा का हवाला देते हुए गिरफ्तारी टलवाते रहे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी में गिरफ्तारी रोकने के साथ ही एफआईआर निरस्त करने से इनकार करते हुए कहा कि जांच के लिए समय देना होगा। इस बीच बिजली विभाग के सत्तावश 3 मंजिला सांसद के आलीशान घर में केवल 2 किलोवाट कनेक्शन पाए,
जबकि 8 से 10 किलोवाट की आवश्यकता थी और यहां बिजली चोरी का आरोप लगते हुए छापे मारे गए। उपभोक्ता विवाद में पड़ते हुए मामले की जांच अभी जारी है। इसके अलावा निर्माण नियमों का उल्लंघन करते हुए भी सांसद के ऊपर कई मुकदमे दर्ज है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और अदालतों पर वो बार बार कार्यवाही को टालकर कानूनी फेरबदल करते दिखाई देते रहे हैं। मस्जिद भूमि विवाद के साथ साथ ये बिजली और निर्माण मामले वर्ग के खिलाफ सामाजिक आर्थिक पैमाने पर भी आरोपों का ताजा हालात पेश करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक गुंजाइश भी कम आग लगाने देने वाली नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुरुआती तौर पर इस तथ्य को भरपूर उजागर किया था कि बर्क अदालत के आदेश के समय विदेश में थे और एफआईआर सरकार द्वारा रची गई साजिश थी। इसे सरकार द्वारा दंगे करवाने की योजना करार देते हुए आरोप लगाया गया था। लेकिन जैसे जैसे जांच में डाटा विद फैक्ट्स आया, उनकी चुप्पी सवालों की गहराई लिए खड़ी है। जनवरी फरवरी तक सपा अध्यक्ष की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान, ट्वीट या मीडिया समर्थन नजर नहीं आया, खासकर जब बर्क को मुख्य आरोपी घोषित किया गया और मस्जिद निर्माण विवाद जमीन से जुड़ गया। इससे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या मुश्किल वक्त में सपा के बड़े मुस्लिम चेहरे का साथ नहीं दिया जा रहा और क्या इससे गठबंधन की राजनीति अखंडता पर दरार पड़ रही है। तो वहीं मस्जिद और मंदिर के बीच जमीन छीनबीन किस्से ने संभल में सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। लेकिन ये विवाद इतना सरल नहीं है। ये एक ऐसा विवेचन है जहां जन गवाह, पुलिस, ड्रोन फुटेज, डिजिटल व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स ट्रैकिंग, लोकेशन डेटा, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और राजनीतिक बयानबाजी सबका संगम विद्यमान है और इन सब के बीच नजर आती है सपा मुखिया अखिलेश यादव पर, जिन्होंने उस वक्त सांसद का हाथ छोड़ रखा है जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। संभल विवाद में आया नया मोड़। अब बात करें संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद की। दरअसल उत्तर प्रदेश में संभल के शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच में मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। ये याचिका सिमरन गुप्ता ने लगाई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब तक ये तय नहीं होता कि ये जगह मंदिर है या मस्जिद है, तब तक वहां किसी भी धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं देनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने मस्जिद को सील करने और उसे जिला अधिकारी की निगरानी में देने की मांग की है। चंदौसी की अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि जब तक विवादित स्थल का सर्वे और कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। याचिका में दावा किया गया है कि ये स्थल मंदिर परिसर का हिस्सा था और वहां सनातन से जुड़े प्रमाण भी मौजूद है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि न्यायालय ने इस स्थल को विवादित माना है, इसीलिए मुसलमानों को भी नमाज अदा करने से रोका जाना चाहिए, जैसे कि वर्तमान में हिंदुओं को पूजा करने से प्रतिबंधित किया गया है। नमाज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका दायर करने वाले वकील बाबूलाल सक्सेना ने बताया कि सिमरन गुप्ता का मानना है कि अंतिम निर्णय पारित होने तक विवादित स्थल पर किसी भी समूह द्वारा धार्मिक गतिविधि प्रतिबंधित होनी चाहिए। शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच भूमि विवाद को लेकर मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में पिछले 60 ट्रायल कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। इन सब के बीच एक बात पक्की है कि ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन इसके कई अध्याय दावा, प्रतिवाद, राजनीति, फॉरेंसिक, सोशल मीडिया और अदालत कभी कभार एक साथ पड़ रहे हैं, जिससे संभल की धरती एक संवेदनशील ध्रुवता के केंद्र की तरह जगमगा रही है। लेकिन एक तरफ अगर संभल को संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल में संवेदनशील शब्द हटाने का काम भी योगी सरकार ने किया है।
जिन्होंने संभल हिंसा से लोगों का ध्यान हटाकर विकास पर लगाया है। संभल में अब हिंसा से हटकर विकास की बात भी होती है, जहां बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलता है और अयोध्या जैसा विकास भी। जिस तरह से योगी सरकार संभल के विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं जब संभल एक धार्मिक स्थल बनकर उभरेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।